आप लोगों के यदि मैं ओवरऑल कोर्स की बात करूं तो देखो, सबसे पहले है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसमें जनरल प्रिंसिपल्स का एक पार्ट है और एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स है। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स वाला पार्ट पहले सीए इंटर में था, अब वो किस में आ गया है? अब वो आप लोगों के जोड़ दिया गया है, यानी कि वहां से हटा के आप लोगों को स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स भी पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है सर। तो ये हो गया, ये सबसे बड़ा एक्ट है जो अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा एक्ट है, ठीक है। इसमें करने में आपका जाएगा 1.5 से 2 महीना पूरा। ठीक है। नंबर 2, सर इसके बाद में आता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, 1930। ठीक है। फिर एक सबसे पहले आता है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, आईआरएफ। ये छोटा सा टॉपिक है, 5-6 नंबर का है। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ठीक है। इसमें लॉ कैसे होता है, लॉ कैसे बनता है, लॉज कितने तरीके के होते हैं, ये सब है, छोटा सा है। ये मैं कोशिश करूंगा क्योंकि ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं ना, टोटली थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है ये। तो इसको मैं आपको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कराऊंगा, इससे आप कोशिश करना खुद करो। क्योंकि इसमें ऐसा कुछ बहुत ज्यादा, जैसे कि पार्टनरशिप में, जैसा कि कंपनीज में, ऐसा कुछ समझने लायक नहीं है। तो ये एक टॉपिक मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोग खुद से करें विद द हेल्प ऑफ माय रिकॉर्डिंग्स। प्रॉब्लम है तो मैं हमेशा आपके साथ में इसको पिकअप कर लूंगा। नंबर 1। नंबर 2, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नंबर 3, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। नंबर 4, कंपनीज एक्ट। नंबर 5, पार्टनरशिप एक्ट। नंबर 6, आपका लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। नंबर 7, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। ठीक है। तो अब अपने ये तीन तो ऑलमोस्ट हो चुके हैं। एलएलबी का अब कुछ नहीं, वो एक दिन में अपन क्वेश्चन बैंक खत्म कर लेंगे। तो अपने 3 पोर्शन हो चुके हैं, एक पोर्शन आपको रिकॉर्डिंग से करना रहेगा। अब बचता क्या है कि सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बचता है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 बचता है, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट बचता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट जो है वो बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है। मतलब समझने में थोड़ा सा इट इज लाइक, मतलब स्टैंडर्ड है इसका। नंबर 1, चेक्स, ड्राफ्ट्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, प्रॉमिसरी नोट्स कैसे कहाँ जाते हैं, क्या होते हैं, कौन से प्रॉमिसरी नोट होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, ये सब पूरी डेफिनेशंस थे। टिपिकल चीज है, टेक्निकल है, ये आराम से करेंगे, इसमें टाइम लगेगा। और सेल ऑफ गुड्स एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कराने के बाद में ही कराया जा सकता है, बिकॉज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कंसेप्ट्स यहां पर एप्लीकेबल होते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है सर। अगेन, सर नाम में क्या है कि सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। क्यों इंडियन है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ाते हुए। ठीक है। क्योंकि सर इस समय भारत में किसका राज चल रहा था कि सर अंग्रेजों का, द ब्रिटिशर्स यूज्ड टू रूल अस। तो उनके खुद के यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई हो रहा था, और अपने यहाँ पर जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई किया था, उसमें डिफरेंशिएट करने के लिए उन्होंने लगा दिया वर्ड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये मत समझना कि ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो जाएगा और न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो अपने यहाँ को डिफरेंशिएट, अपने यहाँ पर जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगाया उसको डिफरेंशिएट करने के लिए इंडियन वर्ड आगे लगा दिया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सर आजादी के इतने साल के बाद में भी इस चीज को हटाया नहीं गया है। जबकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट के नाम के आगे भी पहले क्या था कि सर इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट। इसको 1960s में यहां पर से वर्ड इंडियन हटा दिया गया। एक जगह चेंज कर दिया, बाकी जगह नहीं किया। जैसे हमारे पॉलिटिशियंस की इच्छा है वैसा करने दीजिए, चलिए। तो सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या चीज गवर्न करता है कि सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बना हुआ है। दो लोगों के, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में किसी भी चीज को लेके कोई एग्रीमेंट बन रहा है या कोई कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, उससे रिलेटेड, उस कॉन्ट्रैक्ट को बनने से लेकर और खत्म होने तक के क्या रूल्स रहते हैं, फ्रॉम, मतलब मेकिंग टिल डिस्चार्ज, वॉट एवर, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट बनाने से लेके कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने तक के लिए। सम रूल्स नीड्स टू बी फॉलोड।
तो उन सब के बारे में कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, प्रोसेस क्या होती है कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट कितने कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए टेक्निकलिटीज क्या होती हैं, माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। इस क्लास में आधे से ज्यादा तो माइनर है अभी, पढ़ के चलेंगे कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए तो बना ही नहीं पाएंगे। इसलिए जरूरी है, मान लो तुम कल को चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, सीए का काम केवल अकाउंट्स मेंटेन करने का थोड़ी होता है। सीए का काम ये एक ऐसी पोजीशन है जिसको मैनेजरियल पोजीशन पे बैठाया जाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट को आपको मैनेज करना होता है चीजें, आपको कंपनी के बिहाफ पे इनकम टैक्स मैटर्स भी मैनेज करने पड़ेंगे, आपको किसी पार्टीज के साथ में कंपनी के बिहाफ पे या जो भी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप उसके बिहाफ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाने पड़ेंगे, आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप किसी ऐसी उसमें पहुंच जाए जहां पर परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स प्राइमरी चीज है। हो सकता है आप सीए अपनी कोई पार्टनरशिप खोल रहे हो, या फिर एज अ सीए आपके पास में दो तीन बंदे आए कि हमको हमारी पार्टनरशिप खुलवा दीजिए, हमको हमारी कंपनी खुलवा दीजिए। तो आप क्या है, मैनेजरियल पोजीशन पे आने वाले हैं जिसमें आपको गैमेट का, टोटल गैमेट का आसपास चल क्या रहा है ये ज्ञान होना चाहिए। आपको बीच में साइबर लॉज भी पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी आपको टू हैव अ 360 डिग्री व्यू एंड अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। तो सर इसीलिए आपको, वैसे तो ये लॉयर को पढ़ाया जाने वाला है यार, पर आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मैनेजरियल पोजीशन पे आओगे, कॉन्ट्रैक्ट बनाना आना चाहिए, अपने जो भी चीज को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट बनाना आना चाहिए। आप पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप जिस भी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो उसके बिहाफ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना आना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू कि सर अब कॉन्ट्रैक्ट बनना चालू कैसे होता है, थोड़ा सा ये समझना। मैं आपको एक ट्री बनाऊंगा, वो ट्री को आपको साथ में बनाते जाना है, क्योंकि ये ट्री एंटायर आपका जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के दो हिस्से बताए थे, एक तो जनरल प्रिंसिपल्स और एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, जो अब दोनों पढ़ने पड़ेंगे आपको। तो सर ये ट्री पूरा कुछ नहीं है आपका जनरल प्रिंसिपल्स का, आपका मतलब एक तरीके से सारे चैप्टर्स मैं इसमें कवर कर लूंगा इस ट्री में, करीब करीब सारे चैप्टर्स। ये ट्री समझ लिया ना, आपका आधा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत आसान हो जाएगा। बनाना स्टार्ट कीजिए मेरे साथ में। देखिए, मान लो हमारे नमित को, नमित अभी 25 साल का है और नीव मुरार का है, ये मान लो 26 साल का है, ठीक है सर। नमित को नीव का घर बहुत पसंद आ गया, दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन गए, पढ़ाई करी और बन गए, हाँ ऐसी हवा में नहीं बन गए, मेहनत करी पढ़ाई करी और बन गए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो नमित को नीव का घर बहुत पसंद आया और नीव की फ्यूचर प्लानिंग थी कि मुझे तो बाहर सेटल होना है, आई वॉन्ट टू सेटल डाउन समवेयर आउट ऑफ इंडिया, अब्रॉड, ठीक है। तो नमित ने नीव को बोला, नमित नीव को बोला, नीव तू तो यार वैसे भी अभी साल भर में मतलब 2-4 महीने में छोड़ के जा रहा है, तो क्या तू अपना फ्लैट मुझे 1 करोड़ रुपए में बेचेगा? क्या तू अपना फ्लैट मुझे 1 करोड़ रुपए में बेचेगा? तू तो वैसे भी छोड़ के जा रहा है, तेरे को भी इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी नमित ने नीव को क्या दिया, ऑफर दिया या नहीं दिया? यस सर। तो प्रोसेस कहां से होती है स्टार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनने की? कि सर ऑफर से स्टार्ट होती है, ठीक है, नोट कर लो। पहले अपन बॉटम अप अप्रोच पकड़ेंगे, ये ट्री को नीचे से ऊपर बनाएंगे अपन, ठीक है। तो एक बार आप रफ में बना लो, फेयर में बना लो, नीचे से ऊपर पेज में नीचे से स्टार्ट करना, ठीक है। अब हमारे नीव के पास में दो ऑप्शन है, नीव को ऑफर मिला है, ध्यान रखना, अभी ध्यान इधर रखो, देखो, नीव को ऑफर मिला है, ठीक है, क्या आप अपना घर मुझे 1 करोड़ रुपए में बेचेंगे? नीव के पास में दो ऑप्शन है, या तो ये हाँ कर दे या फिर ये ना कर दे। यदि ये ना करता है तो इसने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है, यानी कि कहानी यही खत्म हो जाएगी। रिजेक्ट कर दिया तो बात आगे थोड़ी बढ़ेगी, ना भाई मुझे नहीं बेचना, मैं कोई अपना घर बार माँ बाप बेच के थोड़ी जा रहा हूँ, जो मुझे भारत वापस नहीं आना है, मुझे वापस आना है तो मुझे घर की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? बिल्कुल। तो उसने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है।
दूसरी बात होती है, नीम ने कहा हाँ यार ऑफर तो बहुत अच्छा है, मैं तो फैमिली समेत जा रहा हूँ, वापस आने का मेरा कोई चांस भी नहीं है, तो मेरे को इसे सेल करने दो, मैं वहां पर कोई प्रॉपर्टी खरीद लूंगा। तो नीम ने ऑफर को क्या किया, रिजेक्ट नहीं करके एक्सेप्ट कर लिया, तो अब कहानी आगे बढ़ेगी कॉन्ट्रैक्ट बनने की तरफ। यानी ऑफर में जब एक्सेप्टेंस आके जुड़ता है तो कॉन्ट्रैक्ट बनने की कहानी आगे बढ़ती है। सेकंड स्टेप समझ में आ गया, ऑफर के बाद क्या आएगा, एक्सेप्टेंस। ठीक है, नोट करते जा रहे हो? यस। नमित क्या हो गया, तबीयत ठीक है तेरी? यस सर। ठीक है, चलिए। और बाकी सब भी, मैं, मीत, पूंजी जैन, ये सब है ना, कैमरा बंद करके क्यों बैठे हो भाई? यश, मीत, महक, सर एक मिनट ऑन कर। नेतन रिबेरियो, 13 तारीख को टेस्ट है भैया, 13 तारीख को टेस्ट है। नीम मुरार का कुछ झटका लगा है? अरे हाँ यार। सर थोड़ा टाइम चेंज हो गया सर। क्या टाइम चेंज हो गया? सर अभी 17th किया हमने। किसने किया? सर मैंने किया सर। नहीं, तूने किया कैसे, किसको पूछ के किया? दिया मैं इसको सर। प्रिया में इसको पूछ के किया? मुझे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। नहीं सर, मैम ने सर रिक्वेस्ट किया कि थर्सडे आप रख सकते हैं एग्जाम 17th। अच्छा, क्योंकि 13th को सर मैं उसी क्लास थी सर, तो मैं नहीं दे पाता। ओके, चलिए। वो तेरे लिए किया है या बाकियों के लिए भी किया है? सबके लिए सर। सबके तो लिए मैम ने किया बोला है। कि फिर एक जन के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो ऑफर के बाद में सेकंड स्टेप क्या आता है रे, एक्सेप्टेंस। ऑफर के बाद में सेकंड स्टेप आता है एक्सेप्टेंस। इधर ध्यान दे ले भाई, सब जने इधर ध्यान देंगे। ठीक है, नीम ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो अब दोनों के बीच में क्या कहानी चल रही है? नमित देगा नीव को 1 करोड़ रुपए, और नीव बदले में अपना फ्लैट उसको देगा। ये इन दोनों के बीच में एक तरीके का, समझ में आ गया, सौदा हो गया। ठीक है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मेक्स प्रॉमिस। नोट करो, समझाता हूं कैसे। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मेक्स प्रॉमिस, ब्रैकेट में लिख देना, और सेट ऑफ प्रोमिसेस। ये चीज बड़े ध्यान से समझना बेटा, ये सी ट्री फॉर्मेशन समझ लेना, तुम्हारी आधी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस। ठीक है, कैसे, अभी समझाता हूं। देखो, नीव ने नीव ने नमित को फ्लैट देने का प्रॉमिस कर दिया कि ठीक है, आज से 1 महीने बाद मेरे को वैसे भी जाना है, तो मैं प्रॉमिस करता हूं तेरे को ये फ्लैट देने का 15 दिन बाद या 1 महीने बाद। और नमित ने कहा ठीक है, मैं भी तेरे को प्रॉमिस करता हूं, जैसे ही तू फ्लैट मेरे नाम करने के कागज साइन करेगा उसी समय मैं तेरे को 1 करोड़ रुपए दे दूंगा। इसने भी इसको प्रॉमिस कर दिया। तो ऑफर का जब एक्सेप्टेंस आया, तो पार्टीज ने प्रॉमिस कर लिया एक दूसरे से या नहीं किया, बताओ? मैं तुझे 1 करोड़ रुपए देने का प्रॉमिस करता हूं और मैं तुझे फ्लैट देने का प्रॉमिस करता हूं। तो समझ में आया ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस कैसे प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस हो गया? यस और नो? करेक्ट है? समझ में आ गया? नीव, नमित, मैं, सारे बच्चों को, यश, किसी को डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ू, नेतन? यस सर। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मेक्स प्रॉमिस। प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन का एलिमेंट आके जुड़ जाता है, प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन का एलिमेंट आके जुड़ जाता है, तो वो क्या बन जाता है सर? एग्रीमेंट। अभी समझाते हैं क्या चीज है। तुम सब लोगों के भाई बहन तो होंगे ही, ऑलमोस्ट सभी के होंगे, अनटिल एंड अनलेस यू आर अ सिंगल चाइल्ड, सभी के भाई बहन होंगे। यस सर। तो कई बार भाई बहनों में होता है ना, एक भाई दूसरे भाई से बोलता है, ए तेरी चॉकलेट देगा क्या? तो दूसरा भाई बोलता है, तू मुझे पहले अपनी पेंसिल देगा तो मैं तेरे को चॉकलेट दूंगा। ऐसे बोलते हैं ना, सुना है कभी? यस सर। तू पहले मेरे लिए ये करेगा तो मैं तेरे लिए ये करूंगा। ठीक है, मैं तेरे लिए ये करता हूँ, ठीक है, तो मैं भी तेरे लिए ये कर दूंगा। ठीक है, ओके। बच्चा, ह्यूमन बीइंग बचपन से ही गिव एंड टेक में समझता है। तो जब नीव नमित ने, समझो, नमित ने नीव को 1 करोड़ रुपए देने का प्रॉमिस किया, जब नमित ने नीव को 1 करोड़ रुपए देने का प्रॉमिस किया,
तो उसे बदले में कुछ कंसिडरेशन मिलना चाहिए या नहीं चाहिए? उसे बदले में क्या कंसिडरेशन मिल रहा है इस प्रॉमिस के करने के बदले में? सर उसे फ्लैट मिल रहा है, फ्लैट एज अ कंसिडरेशन मिल रहा है। कंसिडरेशन का मतलब होता है लॉ में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, समथिंग इन रिटर्न। व्हाट डू यू मीन बाय कंसिडरेशन? जो आप प्रॉमिस कर रहे हैं या जो आप एक्चुअल में काम कर रहे हैं उसके बदले में यू मस्ट गेट सम कंसिडरेशन, यू मस्ट गेट समथिंग इन रिटर्न। दैट समथिंग इन रिटर्न इज नोन एज कंसिडरेशन। बात समझ में आ गई? कंसिडरेशन किसको बोलते हैं? सबको समझ आ गया? नेतन रिवेरियो, मीत, पूंजी, यस सर। तो जब प्रॉमिस में कंसिडरेशन का एलिमेंट आके जुड़ जाता है, कैसे जुड़ा? कि सर नीव ने नमित को 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया, तो बदले में उसे क्या कंसिडरेशन मिल रहा है? फ्लैट। सर नमित के लिए भी तो, नमित ने भी तो एक वादा किया। क्या वादा किया? नमित ने फ्लैट देने का वादा किया, प्रॉमिस किया, तो बदले में उसे भी तो कुछ कंसिडरेशन मिलना चाहिए। उसको क्या कंसिडरेशन मिल रहा है? कि सर 1 करोड़। एक फ्लैट देने के बदले में, प्रॉमिस के बदले में कुछ कंसिडरेशन मिलना चाहिए। क्या कंसिडरेशन मिल रहा चाहिए? सर 1 करोड़ रुपए। यानी कि कहानी क्या आती है? कंसिडरेशन के नीचे लिख लो, ऑल द पार्टीज मस्ट गेट सम कंसिडरेशन। ये लिख लोगे, ऑल द पार्टीज मस्ट गेट सम कंसिडरेशन। ऑल द पार्टीज मस्ट गेट सम कंसिडरेशन। जो आप किसी के लिए कुछ करने का वादा कर रहे हो उसके बदले में आपको कुछ मिलना चाहिए। भाई 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया तो बदले में कंसिडरेशन फ्लैट मिलना चाहिए। भाई फ्लैट देने का वादा किया तो बदले में 1 करोड़ रुपए का कंसिडरेशन मिलना चाहिए। यानी कि बोथ द पार्टीज मस्ट गेट सम कंसिडरेशन अंडर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। यदि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक ही पार्टी को, ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें एक ही पार्टी को कुछ मिल रहा है और दूसरे को नहीं मिल रहा है, तो वो गलत एग्रीमेंट है। यस, क्योंकि दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है। समझ में आ गया? मैं को, मैं कह रही है मैं तेरे से 1 करोड़ रुपए लूंगी लेकिन बदले में तेरे को ठेंगा दूंगी, तो वो कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। उसे भी बदले में कुछ कंसिडरेशन देना पड़ेगा, फिर वो कोई एग्रीमेंट नहीं बनेगा। ठीक है? तो सर कहानी चालू होती है, एक बंदे ने दूसरे बंदे को ऑफर दिया, दूसरे बंदे ने उसको एक्सेप्ट किया। जब ऑफर का एक्सेप्टेंस आ जाता है तो वो बन जाता है प्रॉमिस और अ सेट ऑफ प्रोमिसेस। जब प्रॉमिस में कंसिडरेशन का एलिमेंट आके जुड़ जाता है तो वो बन जाता है एग्रीमेंट। यानी कि अब ये एग्रीमेंट बन गया किस किस के बीच में? नमित और नीव के बीच में। कि सर मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा और बदले में आप मुझे अपना फ्लैट दोगे। दोनों ने ये ऐसा एक एग्रीमेंट बना लिया। समझ में आया एग्रीमेंट कैसे बनता है? क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं उसके? ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट तक कैसे पहुंचे ये समझ में आ गया? बोलो हाँ या ना। यस सर। अब प्रॉमिस, उसमें जब कंसिडरेशन का एलिमेंट आगे जुड़ता है तो वो बन जाता है एग्रीमेंट। समझ आ गया? यस सर। आगे बढ़े, ट्री अभी बाकी है, ट्री अभी बहुत बाकी है। एन एग्रीमेंट when enforceable by law, an agreement when enforceable by law, it becomes a contract. An agreement when enforceable by law, it becomes a contract. क्या ये बात समझ में आई? An agreement when enforceable by law, it becomes a contract. समझे सर? आपने समझा ही तो नहीं, फिर समझ में कैसे आएगी? अभी समझाते हैं। An agreement, when that agreement is enforceable by law, it becomes a contract. समझना चालू करें, लिख लिया हो तो लिख लिया भाई सबने? समझाना चालू करूं? नेतन, मीत, पूंजी, मुकुंद, यश। मुकुंद लेट कैसे आया रे? अरे सर ज्वाइन किया था बट फिर नेटवर्क इशू हो गया तो लीव हो गया था। तो ध्यान से समझना ये वापस रिकॉर्डिंग देख के, क्योंकि ये हार्ट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। ये नहीं समझा तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बाउंस हो जाएगा तेरा। यस सर। ठीक है, चलिए आओ समझते हैं। दो एग्जाम्पल्स पुट कर रहा हूं तुम्हारे सामने, दो एग्जाम्पल्स पुट कर रहा हूं, उससे समझ में आ जाएगा।
पहला एग्जाम्पल तो जो नीव और नमित के बीच में चल रहा था, इधर देख लो भैया, लिख बाद में लेना। पहला एग्जाम्पल जो नीव और नमित के बीच में चल रहा था, मैं तुझे 1 करोड़ रुपए दूंगा और तू मुझे बदले में अपना फ्लैट या घर देगा। सर ये ऐसा एग्रीमेंट है जो लॉ के हिसाब से बिल्कुल सही है या नहीं है बताओ? एनफोर्सेबल बाय लॉ है। घर बेचना या खरीदना कोई गैर कानूनी काम है क्या? मुझे ये बताओ, घर खरीदना या बेचना कोई गैर कानूनी काम है? नहीं। तो ये एग्रीमेंट ऐसा ही है जो लॉ के हिसाब से बिल्कुल सही तरीके से बना है, इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। कल को नमित नीव को 1 करोड़ रुपए दे देता है और नीव बदले में अपना घर नहीं दे रहा है इसको, तो क्या नमित इसे कोर्ट में ले जाके एनफोर्स करा सकता है या नहीं करा सकता? इस एग्रीमेंट को करा सकता है ना, तो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो गया। यस सर। कल को इसने अपना फ्लैट इसके नाम कर दिया और ये 1 करोड़ रुपया दे ही नहीं रहा है, तो क्या ये इसे ले जाके कोर्ट में एनफोर्स करा सकता है? सर वो भी करा सकता है। तो एक ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के हिसाब से बिल्कुल सही हो, विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, उसे हम क्या बोलते हैं कि सर ऐसा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। तो पहला वाला जो एग्जाम्पल अभी तक समझाने में लिया वो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट है। आ जाओ सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ एग्रीमेंट पे जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। अब सर आया। हाँ नहीं बोल। क्या ये ओरल हो सकता है वैसे? हाँ हो सकता है। मैं आ रहा हूँ, मैं सारी बात समझाऊंगा आपको। कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑल्सो एंड रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑल्सो। ये बात तो मैं कभी से तुमको बताता आ रहा हूँ, ये बात तो कभी से तुमको बताता आ रहा हूँ, ठीक है? ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स भी बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। हाँ उन्हें प्रूव करना डिफिकल्ट होता है, पर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। बात समझ आ गई? यस। सेकेंड एग्जाम्पल देखो। सेकेंड एग्जाम्पल में एक व्यक्ति है जिसका नाम है महक और दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम है नीव, ठीक है? अब महक बेचारी एक कोई लॉ सर थे जिन्होंने इसका जीना आराम कर रखा था। रोज रोज एक काम होमवर्क करके लाने का बोलते थे, वो करती नहीं थी, ठीक है? तो रोज रोज डांट खाना पड़ता था इसको। तो एक दिन महक ने नीव को ऑफर दिया, नीव जी मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगी, ठीक है? और आपको एक हमारे सर हैं उनका मर्डर करना है, लॉ वाले सर, ठीक है? नीव ने भी कहा अरे यार बहुत अच्छा मौका है, 5 लाख रुपए भी कमाने को मिलेंगे और परेशानी भी दूर हो जाएगी, एक पंथ दो काज हो जाएंगे। इसने लेके ऑफर को कर लिया एक्सेप्ट। ऑफर को कर लिया एक्सेप्ट, कैसे पता नहीं, स्टूडेंट्स मिले हैं भगवान जाने, ठीक है? तो ऑफर का एक्सेप्टेंस जैसे ही हो गया, ऑफर का एक्सेप्टेंस होने पे क्या बन जाता है रे? प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस, ठीक है? तो इसने प्रॉमिस कर दिया तू मर्डर कर दे मैं 5 लाख रुपए दे दूंगी, इसने प्रॉमिस कर दिया ठीक है मैं मर्डर कर दूंगा तेरे को, 5 लाख रुपए तू मेरे को दे। प्रॉमिस के बदले में दोनों को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिल रहा था। यस सर मिल रहा था, एक को मर्डर हुआ हुआ मिल रहा था, एक को 5 लाख रुपए मिल रहे थे, ठीक है? तो ये दोनों के बीच में एग्रीमेंट बन गया, 5 लाख रुपए में किसी का मर्डर करना, दोनों के बीच में एग्रीमेंट बन गया। लेकिन क्या ये एग्रीमेंट ऐसा है विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ? क्या ये एग्रीमेंट ऐसा है जिसे लॉ में, जो लॉ के हिसाब से सही है, जिसे लॉ में जाके कोर्ट में जाके एनफोर्स कराया जा सकता है? नहीं सर ये ऐसा नहीं है। तो क्या ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जब ये एलिमेंट है ही नहीं? तो क्या ये वाले एलिमेंट में जब ये वाले एलिमेंट मिला ही नहीं तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा? नहीं सर नहीं बन पाएगा। तो सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। बात समझ में आई? बोलो यस और नो। सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं। ऐसे एग्रीमेंट जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ होते हैं वो ही कॉन्ट्रैक्ट बन पाते हैं। सारे एग्रीमेंट में ये वाला एलिमेंट, एनफोर्सिएबल बाय लॉ वाला एलिमेंट नहीं होता है। बात समझ में आ गई? यस। आप अपन अभी तक क्या कर रहे थे बेटा? अपन वर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट बनाया है और एग्रीमेंट बनाया है को वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज कर रहे थे अपन इन दोनों वर्ड्स को, कि एग्रीमेंट बनाया कॉन्ट्रैक्ट बनाया। ऐसा होता नहीं है। आप लॉ में जाएंगे तो दोनों वर्ड्स का मीनिंग अलग अलग है। सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। ऐसे एग्रीमेंट विच आर लीगली एनफोर्सेबल और एनफोर्सेबल बाय लॉ वो ही कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। आज डिफरेंस समझ में आ गया? बोलो यस और नो। आज डिफरेंस समझ में आ गया? हाँ भाई। तो हम लॉ के स्टूडेंट हैं, हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट हैं,
हम हमारे शब्दों को इस्तेमाल करते हुए बहुत ध्यान रखेंगे कि कहां पर वर्ड कॉन्ट्रैक्ट काम ले रहे हैं, कहां पर वर्ड एग्रीमेंट काम ले रहे हैं। अब समझ में आ गया क्यों ऐसा बोल रहा हूं? यस सर, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आओ और समझाता हूं। अरे भाई मैं क्लियर हूं, मेरे को सुन पा रहे हो सब जने? मैं एक समझ में आ गया। मर्डर करने के लिए किसी को 5 लाख रुपए ऑफर नहीं करने हैं, कितनी भी जीवन में परेशानी हो। नहीं तो अगले वाले ने भी कर दिए तो तुम्हारा क्या होगा फिर? ठीक है, फिर भागते फिरोगे इधर उधर। यश भैया, मान लो मैं को दिमाग में आ गई कि अब की नींव मुरारका को नया ऑफर देती हूँ। क्या ऑफर देती हूँ? कि क्लास में, हमारी क्लास में एक यश नाम का लड़का है, वो हेयर कट करने से बड़ा ही कतराता है। तूने उसका हेयर कट करा दिया तो मैं तुझे 10,000 रुपये दूंगी। ठीक है, तो उसने भी कर लिया एक्सेप्ट। अरे यार, ये ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस कर देने से ठेठ एग्रीमेंट भले ही बना लो, लेकिन वो एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल नहीं होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो सारे एग्रीमेंट्स जरूरी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट बने। लेकिन बात सुनो, यदि कॉन्ट्रैक्ट बना है, इस जगह तक पहुंचे हो, इसका मतलब क्या है? एग्रीमेंट भी है और लीगली एनफोर्सेबल भी है। ये दोनों एलिमेंट्स हैं, ये बात ध्यान रखना बेटा। ठीक है, तो अपन ने ट्री में अभी तक कहां तक पढ़ा है? देखो वापस रिवाइज करते हैं, ट्री में कहां तक पढ़ा है अपन ने। चालू हो जाओ, बोलते जाओ साथ में। ऑफर प्लस एक्सेप्ट, सॉरी, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मेक्स प्रॉमिस। प्रॉमिस के लिखते समय आप मन में बोलोगे और अ सेट ऑफ प्रोमिसेस। ठीक है, इधर से भी और उधर से भी। प्रॉमिस में आप जब किसी को कुछ करने का वादा कर रहे हैं, तो उसके बदले में आपको कुछ कंसिडरेशन मिलना चाहिए या नहीं चाहिए? यस सर, बदले में मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। मैं जो तुम्हारे लिए कर रहा हूं उसके बदले में मुझे कुछ मिलना चाहिए। प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन का एलिमेंट आके जुड़ जाता है, तो वो बन जाता है एग्रीमेंट। An agreement, when legally enforceable or enforceable by law, it becomes a contract. ये पढ़ लिया? यस सर। मर्डर वाले एग्जाम्पल में एक और बात समझो। मान लो महक ने 5 लाख रुपए एडवांस नीव को दे भी दिए और अब ये मर्डर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो महक बोली मैं तेरे खिलाफ कोर्ट जाऊंगी, आई विल sue यू इन द कोर्ट, तूने मेरे से पैसे लेके मर्डर नहीं किया। अब ये कोर्ट गई भी इस एग्रीमेंट को एनफोर्स कराने। कोर्ट ने बोला मर्डर करने का एग्रीमेंट किया है, पहली बात तो ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, लॉ के हिसाब से गलत है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं, तो तुम इसे एनफोर्स तो करा नहीं सकते। दूसरी बात, तुम पहले है ना ससुराल आ जाओ, साइड में आ जाओ। कारण है कि तुमने किसी का मर्डर करवाने की कोशिश की है, तो वो तेरे को पकड़ के और ले जाएगा। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है। ठीक है, तो ऐसे एग्रीमेंट जो लॉ में एनफोर्सेबल नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। तो अभी तक जो ट्री में अपन ने पढ़ा है, ट्री का एक ही पार्ट कंप्लीट किया, ये फर्स्ट हैंड। ये सेकंड वाला पार्ट अभी अपने को करना बाकी है। तो इसमें 3 फॉर्मूले, 2 या 3 फॉर्मूले निकल के आते हैं। क्या 3 फॉर्मूले बता दिए मैंने आपके? सर, प्रॉमिस पहला फॉर्मूला। प्रॉमिस का फॉर्मूला क्या है? प्रॉमिस इज इक्वल्स टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, नंबर 1, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड, सर एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का फॉर्मूला क्या है? एग्रीमेंट इज इक्वल्स टू प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, ये दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सिएबल और एनफोर्सेबल बाय लॉ, कुछ भी बोल लो। ये तीसरा फॉर्मूला। 3 फॉर्मूले बता दिए मैंने तुमको। ट्री याद रखोगे तो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत रहेगी क्या? नहीं सर। ठीक है, आगे बढ़े भाई। ट्री के राइट हैंड साइड पे बोलो यस और नो। पूंजी जैन, समझ में आ रहा है? बस ऊपर ही कुछ भी हाँ फर्जी हवा हाँ भर रही है। नहीं समझ आ रहा। तू है ना, समझ में तो आ रहा है, पर मुझे आज दिन तक एक बात समझ में नहीं आई कि तू अपने घर की सीलिंग क्यों दिखाती रहती है मेरे को। ऐसे ही बैठती हूँ मैं तो। सर मैं ऐसे ही बैठती हूँ, मैं क्या करूँ? ठीक है, चलिए आ जाइए। तो अब चलते हैं ट्री के राइट हैंड साइड पे। बोलते रहो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, बोलते रहो मेक्स प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कल तक मुझे ये याद चाहिए सबसे, और मैं पूछूंगा इस पे सवाल। प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन मेक्स एग्रीमेंट।
An agreement when legally enforceable or enforceable by law becomes a contract. यहां तक तो हमने पढ़ लिया। अब आ जाओ ट्री के राइट हैंड साइड पे। When an agreement is said to be legally enforceable, an agreement is said to be legally enforceable when it is having these 5 things. 1, 2, 3, 4, 5. What 5 things? When it is having lawful offer, या लॉफुल ऑब्जेक्ट, सॉरी ऐसे इसको ऐसे लिखो, व्हेन इट इज हैविंग लॉफुल ऑब्जेक्ट, इसको ऐसा लिखो लॉफुल ऑब्जेक्ट, व्हेन इट इज हैविंग लॉफुल कंसिडरेशन, व्हेन इट इज हैविंग लॉफुल ऑब्जेक्ट, an agreement is said to be legally enforceable when it is having lawful object, when it is having lawful consideration. लिख लिया? Yes sir. When it is made with free consent of the parties, fourth point, of the parties who are competent to contract. Who are competent to contract. An agreement must not and agreement must not have been declared as void agreement by law. ये 5वीं रिक्वायरमेंट है। An agreement must not have been declared as void agreement by law. एक एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल तब होगा जब ये 5 कंडीशंस को फुलफिल करेगा, ऑल द 5 कंडीशंस को फुलफिल करेगा, तब ये एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल होगा। यदि एक भी कंडीशन को इसने फुलफिल नहीं किया इन 5 में से, तो ये एग्रीमेंट ही रह जाएगा, ये वाला पार्ट आएगा ही नहीं लीगली एनफोर्सेबल वाला, और ये कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाएगा। आइए समझना स्टार्ट करते हैं ये 5 क्या क्या चीज है। बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एन एग्रीमेंट इज लीगली एनफोर्सेबल इफ नंबर 1 इट इज हैविंग लॉफुल ऑब्जेक्ट। घर खरीदने और बेचने वाला ऑब्जेक्ट लॉफुल ऑब्जेक्ट है। मर्डर करने वाला ऑब्जेक्टिव जिससे आप एग्रीमेंट बना रहे हैं वो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट बनाने का या एग्रीमेंट बनाने का। समझ में आ गया लॉफुल ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? यस सर, ठीक है। तो एग्रीमेंट इज सेड टू बी लीगली एनफोर्सेबल इफ इट इज हैविंग लॉफुल ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्टिव से बना रहे हो वो कानूनी सही होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2, इट मस्ट हैव लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या मतलब बताया था? मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं, बदले में समथिंग इन रिटर्न मुझे मिलना चाहिए। दैट समथिंग इन रिटर्न इज कॉल्ड कंसिडरेशन। वो समथिंग इन रिटर्न भी बिल्कुल लॉफुल होना चाहिए। यहां पर क्या बोल रहे हैं कि सर कंसिडरेशन का एलिमेंट होना चाहिए, और यहां पर क्या बोल रहे हैं कि सर जो कंसिडरेशन का एलिमेंट है वो लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। बात समझ में आ गई? यस सर। समझते हैं कैसे। सर देखो, अपना मुकुंद है, मुकुंद कहाँ है? खाना खा रहा हूँ सर, ठीक है। मुकुंद है, कई जने होते हैं ना जिनको सरकारी नौकरी की बड़ा ही इतना चाव होता है सरकारी नौकरी का कि सरकारी नौकरी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मुकुंद इज, मान लो मुकुंद इज वन ऑफ सच पर्सन जिसको चाहिए एनी हाउ सरकारी नौकरी चाहिए। तो मुकुंद जो है एक दिन एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जिसमें वैकेंसी निकली हुई थी उसके एचआर मैनेजर से जाके मिला। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के एचआर मैनेजर से जाके मिला, मैं तुझे 10 लाख रुपए देता हूं और जो वैकेंसीज निकली है उसमें से तू एक सीट मेरे लिए रिजर्व कर दे, मेरा सिलेक्शन कर लेना उसमें, ठीक है। तो सर ये हो क्या रहा है? एक सीट मिलने के बदले में मुकुंद ने जो 10 लाख रुपए का कंसिडरेशन देने का वादा किया है, क्या ये ब्राइब के नेचर में नहीं है?
क्या ये ब्राइब के नेचर में है या नहीं है, बताइए। ब्राइब के नेचर में है ना, यस सर। तो ब्राइब के नेचर में कोई कंसिडरेशन दे रहा है तो क्या वो लॉफुल कंसिडरेशन हुआ, नहीं सर। हम ये कह रहे हैं आप जो कंसिडरेशन ले और दे रहे हैं वो लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉ के हिसाब से सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। ब्राइब के नेचर वगैरह वगैरह ऐसे गलत नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई? बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। यस सर, न केवल ऑब्जेक्ट बल्कि कंसिडरेशन भी लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक है। आपको पता है अपने यहाँ पर पद्मश्री और पद्म भूषण और ये सब अवार्ड्स मिलते हैं। यदि आप इन अवार्ड्स को अपने को दिलवाने के बदले में सामने वाले को 5-10 लाख रुपए दे रहे हो तो क्या वो लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन होगा? ऐसे एग्रीमेंट्स का नहीं होगा। बात समझ में आ गई? यस सर। आगे के पॉइंट्स डिस्कस करने से पहले सेम लिंक पे एक बार रिज्वाइन कर लीजिए प्लीज।